आइए आज हम लोग बात करने वाले गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से जो भी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक उनकी। ठीक है, आराम से समझिएगा क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन इतने तो आसान होंगे नहीं। यदि समझने में दिक्कत होता है दोबारा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस जरूरी नहीं कि इसे 5 नंबर के ही पूछे, आपके इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, 2 मार्क्स के भी बनेंगे। तो चलिए 5 नंबर का नहीं पूछा लेकिन 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही, तो इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में झूलती धारावाहिक आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है और 2017 के बाद नहीं पूछा गया है, तो इसलिए सोचना नहीं है कुछ। चलिए, तो वो हमने क्या किया कि एक PQRS कुंडली लिया, एक आयताकार कुंडली कौन सा लिया, PQRS, जिसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई कुंडली है, प्रवाहित धारा है। देख रहा है यहाँ पे, ये धारा कौन सी है, आई है। ठीक है, AB कुंडली की भुजाएं हैं, ये वाला साइड को हमने क्या बोला, B, और इस वाले साइड को हमने क्या बोला, A। ठीक है, तो अब इसका यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होती है ना। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। और थीटा क्या है, बी की दिशा और कुंडली के तल के अभिलंब के बीच का कोण। बी की दिशा कैसी होगी, नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को जाएगा, साउथ की तरफ, पता ही है। तो यहां से इस डायरेक्शन में सारी की सारी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे ही होगी ना। तो ये हो गई बी की दिशा, और ये जो तल है कुंडली का तल, इसका अभिलंब ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने क्या बोला है, थीटा बोला है। ठीक है, तो ये सब चीजें मान लिए हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, थीटा हो गया। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल यहाँ पे कहाँ लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, ये पता करना होगा। तो बल देखने के लिए सबसे पहले चलिए हम PQ के ऊपर आते हैं। ये हमारा जो P और Q है, इसके ऊपर धारा किस तरफ बह रही है, इस तरफ। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ। तो अब बल किस तरफ लगेगा इसके ऊपर, तो लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस उंगली को रखेंगे, धारा की दिशा में इस वाले को, तो अंगूठा जो दिखाएगा वो किस तरफ को दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। तो बल जो इस तार के ऊपर लगेगा वो किस तरफ, अंदर की तरफ लगेगा। समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं इस वाले के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर यदि हम बात करें तो इसके ऊपर जो बल की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, L क्रॉस B। सिंपल सा, बल जो हमारा फोर्स होता है क्या होता है, I L क्रॉस B। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं IL B साइन थीटा। अब चलिए दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। हमको कहां से L क्रॉस B करना है, तो ये L, ये हमारा B। L से B की तरफ जो ही हम जाएंगे, L से B की तरफ, अंगूठा किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो इसमें जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, ऊपर। उसी तरीके से जब इस वाले वायर पे बात करते तो इस पे जो बल लगता वो किधर लगता, नीचे की तरफ लगता। अब रह गया इस वाले के लिए, इस वाले भी आप चाहो तो L क्रॉस B लगा के भी निकाल सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड ही हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। धारा किस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, धारा अंदर की तरफ ऐसे, और अंगूठा किधर जाएगा, बाहर, यही होगा ना। या L क्रॉस B भी लगाते तो ऐसे लगाते, ऐसे, अंगूठा ऑलरेडी बाहर ही आता। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, और इसके ऊपर जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, समझ रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। चलिए, वो तो ठीक हुआ कि हमको पता चल गया कि जो हमारा PQ है उसमें अंदर की तरफ, और RS है उसके ऊपर बाहर की तरफ। मतलब ये कि यदि ये हमारे पास कॉइल होता और बल लगाने की बात करते तो इस वाले क्षेत्र पे ऐसे बाहर की तरफ, और इस वाले पे ऐसे अंदर की तरफ, तो जिसके कारण क्या होता, ये ऐसे घूम जाता। ओके, चलिए अब बल तो हमको पता चल गया ये है। अब इसकी हम बात करें, यहां जो हमको बल को लिखना है, ये जो हमने लिखा है IBL, उसको समझते हैं। अब I तो I है, चलिए I है। L की जगह पे क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, मतलब B, चुंबकीय क्षेत्र B है। और साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, L और B का। L ये हमारा और B हमारा इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। तो साइन 90, मतलब ये क्या हो गया, IB, और साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, IB
बी। ठीक है, तो यहां से हमने लिख दिया आई बी बी। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये एक बड़ा सवाल। ठीक है, अब चूंकि यदि ऐसे रहता तो, और एक फोर्स इस तरफ ऐसे लग रहा है, दूसरा इस तरफ रहा, दोनों के बीच की दूरी क्या होती, ए कहलाती। लेकिन जब ये घूमेगा तो क्या दोनों के बीच की दूरी, मान लो अभी ऐसे है, जो ही ये घूमा तो क्या दोनों के बीच की दूरी सेम रही, कम होते जा रही है। तो ये दूरी क्या होगी, इसी दूरी को निकालने के लिए हम लोग आगे बात करेंगे कि वो ए साइन थीटा रट सकते हैं तो रट के रखिए, नहीं तो समझना चाहेंगे तो समझ के रखेंगे। चलिए मान लीजिए ये हमारा इस तरफ ऐसा, ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना बना रहा है, ये हमारा बन रहा है थीटा। ओके, तो ये एंगल थीटा बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल चूंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाला बहादुर, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब सॉरी ये थीटा हमारा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, हमको ये वाली दूरी चाहिए ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा, या ऐसे यहां थोड़ा किनारे में समझते हैं, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, यहां पे हमारा बी, और इस तल के लंबवत हमारा कौन सा है, हमारा एन, और ये हमको दे के रखा है थीटा। तो यदि ये थीटा और ये इसके लंबवत है, मतलब ये 90, तो ये क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या बनेगा थीटा, क्योंकि ये इसको ऐसे बढ़ाते तो ये थीटा बनता। तो यदि ये हमको पता है ए है और ये हमको चाहिए, मतलब ये मान लो एक्स है, तो इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा होगा, ये संबंध हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, ये 90 एक्स बाई ए, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो आशा फिर से देखिएगा, समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, और नहीं यदि समझ में आता, टाइम कम है, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे ए साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं बलों के बीच की दूरी कितना, ए साइन थीटा। तो अब इसको थोड़ा दायां बायां कर लेते हैं, ए और बी को एक साथ रख दिए, ए बी को एक साथ, बाकी सबको अलग। तो ए बी बराबर मिलकर क्या बनाएगा, अभी जस्ट लिखे ए बी बराबर एरिया, तो यहां से ए बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया एरिया, तो आई बी ए साइन थीटा लिखा जा सकता है। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडलियों की संख्या कितनी हो, एन यदि रहे तो एन से गुना कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा, और इसी को एम के टर्म में लिखते तो हम इसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, और साइन के टर्म में चूंकि हमारा बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसका सदिश रूप भी होगा। ओके, एम इक्वल्स टू यहाँ क्या होता है, एम इक्वल्स टू होता है एन आई ए बी का बी, जस्ट का 10। तो यहां से हम इसको साइन के टर्म में है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही चलेगा, तो इसको हम लिखते सदिश रूप, तो एम वेक्टर एम क्रॉस, ये हो गया क्या हमारा जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था बल आघूर्ण के लिए, तो आप यहां भी निकाल के छोड़ देंगे एन आई बी ए साइन थीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में भी लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और डिटेल में भी लिखना चाहे तो यहां तक लिख सकते हैं। तो आपको याद रखते हैं सारे के सारे को, तो फायदा क्या आपको कि ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा आपके। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में एम हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बायो सावर्ट्स नियम लिखे और इसका उपयोग करके एक धारावाहिक वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक, ये ऑलरेडी आपको कब पूछा गया, 2021 के 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा चुका है, तो इस पे तो दोबारा चर्चा करेंगे, जाके आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो देखिएगा आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट तो यहीं से क्लियर है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और पार्ट 2 के अंदर क्या करें, इसका उपयोग करके एक धारावाहिक वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो एक धारावाहिक वृत्ताकार लूप के अक्ष पे। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी आपके 2 मार्क्स के अंदर 2021 वाले क्वेश्चन बैंक में हो चुका है, इसकी कोई चर्चा नहीं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कहानी में क्या चला। एक हमारा धारावाहिक लूप है ये, ठीक है, इसका अक्ष कौन सा होगा, इसके जो केंद्र से पास कर रहा होगा ऐसा, ये इसका क्या है अक्ष है। ओके
ठीक है, माना ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार लूप है, इसकी त्रिज्या कितनी देके रखी है, ए देके रखा है। ओके, वृत्ताकार कुंडली है या लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। दिख रहा है यहाँ पे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए पी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर अपने केंद्र ओ से एक्स दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। ये हमारा यहाँ पे कोई क्या है, पी है, जो अपने केंद्र से इसके अक्ष के ऊपर कितनी दूरी पर स्थित है, एक्स दूरी पर स्थित है। ओके, दूरी पर स्थित सी और डी पर डीएल लंबाई की कुंडली के दो अल्पांश पर विचार करते हैं। अब यहाँ पे क्या किए, सी है हमारा, इस पे एक छोटा सा कट मारे और छोटा सा अल्पांश लिए, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। चूंकि इससे धारा प्रवाहित हो रही है, इसका लंबाई की बात करते तो क्या होता है, डीएल लंबाई होती, और इसकी चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण इस बिंदु के ऊपर जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ की भी बात करते हैं, सेम डीएल लिया गया है तो इसका भी क्या बनता, डी बी बनता, कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। चलिए आगे, अब पी सी और पी डी, मतलब पी से सी की दूरी या पी से टी की दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी। चलिए पहले साफ सफाई की जाए। अब कह रहा है यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। जब हमको ये पता है ए है, ये पता है एक्स है, तो ये कितना होगा, √a² प्लस x²। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको हमने r मान लिया और √a² प्लस x²। और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री क्यों होगा, dl और r के बीच का। ठीक है, ये भी समझ जाइएगा। ये हमारा क्या है, एक क्वाइल है। ठीक है, तो क्वाइल, मान लो ये क्वाइल का अपर कर्व है। अब यहां से किसी बिंदु को क्या करें, इस एक्सिस के ऊपर रखना है, तो यहां से यदि हम इस एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो ये कैसे भी घुमाओगे, ठीक है, इस क्वाइल के साथ ये हमेशा कितने का बनाएगा, 90 का ही बनेगा। मान लो ये ऐसे है, ठीक है, कहीं भी लेके जाएंगे इसको, किसी भी अक्ष के किसी भी बिंदु पे, तो इसके साथ क्या होगा, ये 90 का ही बनाएगा। तो इसलिए क्या है, थीटा 90 डिग्री डीएल और आर के बीच की दूरी। और चूंकि अभी जस्ट हम बोले इसके कारण जो बनाया उसको मान लिया हमने क्या चीज, डीबी डैश, और इस वाले कारण जो बना उसको हमने क्या बोल दिया, डीबी। तो चूंकि हम जस्ट अभी लिखे भी थे, दोनों के कारण सेम लंबाई की है, सेम धारा बह रही है, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो लिख सकते हैं dB इक्वल्स टू dB डैश। बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब समझते हैं, मान लिया इसको हमने क्या, फाई, तो ये भी हमारा क्या होगा, फाई ही होगा। अब इसके कारण इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, L क्रॉस B, L क्रॉस B, चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना है ना। तो इसके लिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस दिशा में बनेगा। ठीक है, और ये फाई है तो ये भी हमारा फाई, और ये भी हमारा क्या होगा, इसको सीधा नहीं बना देना है। ठीक है, इसको वर्टिकल के साथ, लंब के साथ, फाई के साथ बनाना है। इसको ही वर्टिकल के साथ, फाई के साथ सीधा नहीं बनाना है। आपको सर बताए होंगे क्यों नहीं बनाना है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये भी हमारा फाई, तो ये dB है, ये हमारा क्या है, dB डैश। इसके दो कंपोनेंट तोड़े, जिसके साथ फाई, ये हमारा क्या बनाएगा, कॉस का कंपोनेंट, जिसके साथ फाई ये भी बनाएगा कॉस का कंपोनेंट, और जिसके साथ फाई नहीं है ये तरफ क्या बनाएगा, साइन का, एक इसका साइन, एक इसका साइन। तो ये चूंकि dB और dB डैश क्या है, सेम है, और फाई भी दोनों के लिए सेम है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो जो बचेगा वो इसी तरफ दोनों बचेगा, एक ये और एक ये। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र P के ऊपर कितना होगा, dB साइन फाई प्लस dB डैश साइन फाई, यही बचेगा। तो यहां लिख लेते हैं क्या होगा, dB साइन फाई प्लस dB डैश साइन फाई। क्योंकि dB और dB डैश सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2dB साइन फाई। तो इसको लिख लिया 2dB साइन फाई। ठीक है, अब dB की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कैसे निकलती है, μ0/4 I dl साइन थीटा बाई r²। ऑलरेडी ये कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारी कितनी दूरी है, I dl, ये सारा कुछ आपको देखिए, ये वाला इसके अंदर पढ़ा जा चुका था अपने को। तो हम यहां से इसको dB की वैल्यू को यहां पुट कर दिए, 2 को बाहर ले आए, 2 का 2, dB का dB और साइन फाई का साइन फाई। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा सा पीछे पढ़े होंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा।
यदि कहीं दिक्कत हुआ बाबू तो फिर से देखिए, पक्का समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो अभी हम पीछे लिख ही चुके थे। अब इसमें साइन फाई की वैल्यू, अच्छा अभी साइन फाई की वैल्यू पुट नहीं की है। अभी सबसे पहले यहाँ थीटा की वैल्यू, किसके बीच का एंगल होता है? थीटा। ये जो थीटा एंगल होता है यहाँ पे, वो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। किसके बीच का? डीएल और आर। डीएल हमारा ये और आर हमारा कौन सा? ये। तो दोनों के बीच का एंगल अभी जस्ट समझाए थे 90 डिग्री रहेगा हमेशा। तो क्या रखेंगे? 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमारा यहाँ से क्या बच जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ओके, साइन फाई किधर गया भाई? साइन फाई, ये तो बन गया हमारा 1, और इसमें से ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सारे के सारे कांस्टेंट को हमने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। तो ये हमारा बच जाएगा, इस 2 से ये वाला 4 नहीं काटे हैं, चलिए ये 2 को अंदर ले आए। तो म्यू नॉट, कहाँ गया भाई तुम? म्यू नॉट आई आई 2, क्या हो जा रहा है? आई आई, उसके बाद 2 यहाँ है तो 2 यहाँ हो गया, ये आई यहाँ आई, 4 पाई आर स्क्वायर, सारे कांस्टेंट बाहर आ गए। साइन फाई का भी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, वो भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा? जो सिर्फ ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब चूंकि डीएल मतलब पूरी लंबाई एल की, तो हमने एक छोटा बंदा यहां से पकड़ा, तो वो जब यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो ये साइड भी तो एक पकड़े थे, वो भी तो इस साइड बढ़ेगा। तो जो ही ये यहाँ पहुंचेगा तो ये भी कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। तो मतलब आधी ही दूरी तय करवानी है इसको, ठीक है। तो चलिए, तो पूरा जो हमारा वृत्त होता है उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, पढ़े होंगे कितनी होती है? 2 पाई आर। तो आधी की बात करते तो कितनी होती? पाई आर, इतना। और चूंकि यहाँ पे रेडियस ए है तो पाई इंटू ए, तो यहाँ पर हम पाई इंटू ए लिख सकते हैं। और जो पहले हमारा कांस्टेंट था बाहर आया था जस का तस। अब यहाँ से साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, ये फाई हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्स और ये फाई है, तो साइन फाई चाहिए, मतलब दिस बाई दिस। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिख दिए ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पाई ए जैसा था सब कुछ। और यहाँ से किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कौन सी? ये वाली। तो इसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसका स्क्वायर लिख लिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है? यदि हम बोलते इसके ऊपर पावर 2 का मतलब क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। दोनों को यदि मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। इसको लिखा जा सकता है इतना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अब सामने सामने तो है नहीं कि हर एक चीज को आपको हम समझाएं, तो हम उम्मीद करते कि इतना आपको पता होगा कि ऐसे गुना कैसे किया जाता। पावर जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं। तो ये हमारी कहानी बी की आ गई, ठीक है। मान लो कुंडली में n फेरे होते तो n से मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म। तो ये हमारे एक नॉर्मल कंडीशन के लिए आ गया कि भैया कोई x दूरी पर रहेगा, किसी भी चीज को हमने निगलेक्ट नहीं किया, सबको लेके चले, तो हमारी ये कहानी आएगी। जब बिंदु P कुंडली के, चलिए यह तो हो गया हमारा n फेरे के लिए हमारा इतना लिखा जा सकता है। मान लीजिए जो बिंदु P है कुंडली के केंद्र में स्थित होता, मतलब ये अब यहां ना होके कहां होता? यहां होता, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती? 0 होती, तब तो वो P O के ऊपर आएगा। तो x की वैल्यू यदि 0 करेंगे तो यहां से क्या गायब हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर पावर 3/2 मतलब यहां से सीधे ये पूरा बंदा क्या बन जाता? x का क्यूब, x का क्यूब कह रहे हैं, a का क्यूब, ठीक है। यहां से क्यूब का ये पूरा साफ कर देता तो क्या बचता? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, और n फेरे हैं तो n का n, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इसका एक बार और हम लोग यूज करेंगे, एक और क्वेश्चन के अंदर है।
यूज नहीं करेंगे, इसी को वापस से निकाल के देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में यदि आया तो आप फिर से इसको देखिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि जरूरी है। चलिए, बायोसावर्ट्स के नियम की व्याख्या करें। ऑलरेडी कितनी बार पूछा है, 2 मार्क्स में तो पूछता ही रहता है। धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। अब एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, अभी जस्ट केंद्र के लिए पीछे ही बात की है, फिर से बात करेंगे, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो और इस तरीके से भी। तो ये ऑलरेडी 2021 से पूछा है, इसकी कोई चर्चा नहीं, इसकी बात करेंगे, ये ऑलरेडी हो चुकी है अपनी। अब इसकी बात करते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। एक धारावाहिक कुंडली है, चलिए ले लिए, इसमें धारा कौन सी बह रही है, आई है, इसके केंद्र पे हमको चाहिए, यही चाहिए ना। चलिए तो ले लेते हैं, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाहिक, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ओके, चालक में धारा क्या बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके एक अल्पांश खंड डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए एक छोटा सा अल्पांश ले लिए डीएल, इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यही पे हमको पूछ रहा है। तो डीएल और आर के बीच कितने का एंगल, पीछे भी समझाने की कोशिश किए थे, 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर है। ओके, तो डीबी का फॉर्मूला बायोट-सावर्ट्स लॉ से जानते हैं, क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आई और डीएल के बीच, आई डीएल मतलब ये लेंथ, और आर के बीच मतलब डीएल और आर के बीच का एंगल कितने का, 90 का। तो 90 चिपका दिए, साइन 90, साइन 90 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरी कहानी 1 में बदल गई, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, इतना बचेगा। ओके, अब चूंकि केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये किसके लिए है, छोटे से लेंथ डीएल के लिए। तो टोटल लेंथ कितने के लिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हमको कंप्लीट के लिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन कौन कांस्टेंट है, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गए। और डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीएल मतलब कितना, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना होगा, रेडियस यदि आर है तो 2 पाई आर, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर। अब गुना भाग करोगे तो इसको यदि काटना चाहेंगे तो पाई से ये स्क्वायर ये, और इसे काटेंगे तो 2, तो क्या बच गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। और पीछे वाले में देखोगे तो सेम यही आया था, सिर्फ काटे नहीं थे हम लोग, लेकिन आया रिजल्ट यही था, म्यू नॉट आई बाई 2r यहाँ है ना, देखिए कहाँ है, म्यू नॉट आई बाई 2r। इसको भी यदि हम काटते तो क्या होता, म्यू नॉट ये 2 से 2, पाई से पाई, म्यू नॉट आई बाई 2a। चूंकि यहाँ रेडियस क्या था, a लिए थे, तो इसलिए यहाँ a चल रहा है, वहां रेडियस क्या लिए हैं, r लिए, इसलिए वहां r चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। चलिए यहां भी लिख देते हैं, इसका r एक छोटा सा लेंथ काटे, dl ये 90, ये रेडियस, ये लेंथ क्या है हमारा, dl है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया है, बोल रहा है कि साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन करें। तो समझने की कोशिश करेंगे, आसान सा चीज है, यदि आप समझ जाते हो तो कहानी में क्या रखा है, कहानी तो बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, सवाल है कि समझ में आना चाहिए, तो समझने की कोशिश करेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र कह सकते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। मतलब त्वरित का मतलब क्या, उसको त्वरण देगा, तो किसी वस्तु को यदि त्वरित किया जाता है या त्वरण देते हैं तो मतलब उसकी गति बढ़ती है, यही मतलब होता है ना, एलिमेंट में त्वरण पढ़े होंगे। तो उसका एक्सलेट जो ही करेंगे तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही काम करता है कौन, हमारा साइक्लोट्रॉन। अब ये कैसे काम करता है फिगर में समझाएंगे, आपको पक्का है कि समझ में आएगा, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन
साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति या यंत्र है जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को उच्च वेगों में त्वरित करने में किया जाता है। पहला चीज, या थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी यदि, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो स्वाभाविक उसकी ऊर्जा बढ़ गई। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका? साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए बार बार गति कराई जाए तो आवेशित कण त्वरित हो जाता है तथा इसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। कुछ नहीं पता चला, नहीं ना चला, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिगर में समझाएंगे कि कैसे कहानी होती है, पूरी वही कहानी है। उस जब समझ जाइएगा उसके बाद आके इसको पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे, अभी फिगर नहीं बनाना है। चलिए, ये दोनों फिगर अपने पास है, समझने की कोशिश करेंगे। ये फिगर आपको एज इट इज बना लेना है, समझाएंगे उसको भी थोड़ा सा, और इस फिगर को मेन समझ जाएंगे तो इसकी कार्यविधि को आप लिख पाएंगे। तो इसको फिगर को समझेंगे। ये फिगर के अंदर क्या रखा हुआ है, दो डीज हैं, D1 और D2, मतलब खोखला ऐसे डी शेप का होता है ये बहादुर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो आप कहोगे नॉर्थ पोल अकेले नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। ठीक है, तो इस साइड इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा, तो ऐसे दिखाने के लिए दिखा दिया। उसी तरह इस साइड से हमारा क्या है, इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर को चलती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करें तो वो कैसा होगा, ऐसा। थोड़ा सा कलर बदल के, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और ये हमारे दो डीज लगे हुए हैं, D1 और D2। ओके, और यहां से जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल जिसको त्वरित किया गया वो इस साइड से निकलेंगे और जिनसे उनको टकराना है उससे टकरा दिया जाएगा। अब इसी चीज को जो साइड से देखा गया इसको आप फ्रंट से देखते हैं। ठीक है, ऊपर से नॉर्थ पोल से आ रहा है तो मतलब क्या होगा, क्रॉस। ऊपर से यदि देखोगे तो ये क्रॉस दिखेगा और नीचे से क्या दिखेगा, डॉट। तो हम ऊपर से अब इसको देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ये पहला डी है और ये हमारा क्या है, दूसरा डी। अब क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऊपर से भी हम देख रहे थे तो ऊपर से क्रॉस दिखेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए इस फिगर को तो आप बनाइएगा बाद में, इसको दूसरे फिगर पे समझते हैं। चलिए, ये हमारा सेम फिगर। ओके, अब इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक डी है ऐसा, एक दूसरा डी हमारे पास है ये। ओके, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्रॉस बनाइएगा तो पूरा बनाइएगा, अब इसी भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, इस सब में भी क्रॉस पूरा लगा हुआ है, बना नहीं रहे हैं सिर्फ। तो पूरा क्या है, क्रॉस है, जैसे ये फिगर बना हुआ है। अब हमने क्या किया, यहां पे एक चार्ज को रखा। ठीक है, तो चार्ज जैसे इसमें दिख रहा है वैसे ही की बात करें, ये तो ऐसे घुमा के दिखाया है, भावनाओं को समझेंगे। सीधे यहां से इस तरफ हमको लेके जाना है। तो इसका मतलब ये चार्ज इस तरफ कब आएगा, जब इस साइड निगेटिव और इस साइड पॉजिटिव होगा। तो यहां पे हमने क्या लगाया, एक एसी ऑसिलेटर लगाए हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एसी ऑसिलेटर या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाए हैं। उसका काम क्या होता है कि एकदम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज करना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब क्यों जरूरत पड़ता है वो भी समझेंगे। तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। और पॉजिटिव चार्ज कैसे चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये बहादुर यहां तक आया। ठीक है, चूंकि ये पूरा किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, क्रॉस वाले में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड में जो ही आएगा चार्ज, ठीक है, तो क्या होगा, उस टाइम पे उसके ऊपर फोर्स लगता है। याद होगा कैसा फोर्स लगता है, लेफ्ट हैंड रूल। इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको करंट के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के डायरेक्शन में। और ये थंब क्या बताता है, फोर्स का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चलिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारे चलने का डायरेक्शन, फोर्स किस पे लगेगा, इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज कैसे करेगा, ऐसे करके सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, जो ही इससे निकलने वाला होगा बहादुर, तो ये अपना प्लस माइनस जो था, अब ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। मतलब खुद को, सॉरी माइनस प्लस, ये प्लस और ये हमारा माइनस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो ही इससे निकलेगा तो फिर वापस इसको यहाँ क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जो ही यहाँ पहुंचा, फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या करेगा,
इस पाथ को फॉलो करेगा, सेम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फिर यहाँ आया, फिर ये अपना प्लस माइनस चेंज कर लिया, फिर ऐसे किया, फिर वापस से सर्कुलर पाथ करो। अब यही इसका क्या हुआ, इसी तरीके से इसकी एक्सीलरेटेड होता रहेगा और क्या होगा, फोर्स लगा, एक्सीलरेशन आया, ये फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, फोर्स लगा, एक्सीलरेशन आया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये उतना ही टाइम लेता है जितना यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा, वही टाइम इसको इतना में भी लगेगा। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, तो बढ़ी इसकी स्पीड तो क्या होगा, एक्सीलरेटेड हो गया, त्वरित हो गया। अब जब ये यहां से आया और बहादुर यहां से होते हुए ऐसे जो ही निकलेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को यहाँ पे आपको एकदम साफ साफ शब्दों में आपको फिगर ये बनाना है। क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, ठीक है, तल के अंदर जा रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो इसी चीज को यहाँ बनाया गया है और इसी कहानी को आपको लिख देना है, यदि समझ में आया तो प्रिंसिपल भी क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। चलिए अच्छी बात है। अरे तो इस दोनों फिगर को आप बनाएंगे, इसको कार्यक्रम जब लिख रहे होंगे उस समय, और ये हमारी क्या है कहानी, एक्चुअली दिखता कैसा है। नेक्स्ट, जैसे ये वाला हमारा है तो कह सकते हैं ये कहानी पूरा है कि कैसे जुड़ा होता है, एसी ऑसिलेटर कैसे लगा रहता है, पूरी कहानी लिखी गई है। आपको सिर्फ यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आपको यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं, मैग्नेटिज्म पढ़े हैं, तो पक्का समझ में आएगा। तो इसकी कहानी को आप लिख लेंगे, सिर्फ कहानी है जो अभी हमने समझाने की कोशिश की है। ये हो गई इसकी बनावट और ये हो गई इसकी कार्य प्रणाली। यहां भी देख रहे हैं सब कुछ आपको लिखा गया है। अब यहां आते हैं, आवेश पे लगा चुंबकीय बल वृत्ताकार पथ पे लगे अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। वृत्ताकार पथ पे ऐसे घूम रहा था ना, अभी जस्ट देखे थे, ये वाला, इसके ऊपर फोर्स कहां से, इस डायरेक्शन में लगा था, तो जो फोर्स लगा वो किसके बराबर होगा, अभिकेंद्री बल के। अभिकेंद्री बल क्या होता है हमारा, mv² बाई आर, ठीक है। और जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो क्यू भी क्रॉस बी, याद होगा पढ़ेंगे तो क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए क्यू भी लिख दिए। यहां से हम आर को एक साइड लेके चले गए इस साइड, और क्यू भी को इस साइड, तो क्या हो जाएगा, चलिए v² से ये भी कट गया, तो हमारा क्या बचेगा, r इक्वल्स टू mv/qb। और v बराबर लिखते तो क्या बचता, r/qb, v बराबर लिखते तो इतना और r बराबर लिखते तो इतना। अब हमको क्या है कि भैया अब इसका टाइम कितना लगा आधा सर्कल कंप्लीट करने में, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको हर एक बार में टाइम वही लगना है। तो d के भीतर कण का पथ अर्धवृत्ताकार होता है, अतः कण के द्वारा d के भीतर गुजारा गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, चलिए वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल्स टू लो, स्पीड लिखते वेग या गति, डिस्टेंस बाई टाइम, या ऐसे v इक्वल्स टू डी बाई टी, ऐसा। तो t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, d बाई v। तो d हमारे पास कितना है, ये आधा पूरा सर्कल बनाता तो वो होता है 2 पाई r, तो आधा कितना होगा पाई r, तो आधा को पाई r, और इसकी यहां से हमने वेग निकाल लिया तो इसको रख दिए, तो क्या हो जाएगा पाई r डिवाइडेड बाई v की वैल्यू कितनी, क्यू बी r बाई m। तो ये r से r कट गया, ये m चला गया, तो ये हो जाएगा पाई m बाई क्यू बी, यही लिखे हैं पाई m बाई क्यू बी, ठीक है। आप सिर्फ वैल्यू पुट कीजिएगा, कटम कुटी कीजिएगा, आ जाएगा। अतः उपरोक्त समीकरण में यह ज्ञात होता है कि समय कण के वेग और अर्धवृत्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, मतलब समय न उसके वेग पर निर्भर करता है न उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यहां तक तो ठीक है। अभी आपके मॉडल पेपर के अंदर पूछा है कि टाइम पीरियड, मतलब यहां से यहां और वापस से अपने इस सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आधा करने में कितना टाइम लगा t, तो पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, स्वाभाविक बात है 2t, सॉरी 2t ऐसे थोड़ी ना होगा, तो आधा करने में वहां t लगा, और t किसके बराबर है,
T बराबर है पाई m बाई क्यू बी, ठीक है। और हमको पूरा चाहिए, आधा में इतना, तो पूरा करने में 2t, तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा कितना, 2t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाई क्यू बी। ये एक पार्ट। सर टाइम पीरियड पूछा या फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो चलिए हम दोनों लिख लेते हैं। टाइम पीरियड तो हमारा इतना हो गया, फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड मतलब क्यू बी बाई 2 पाई m। तो आप दोनों को ध्यान में रखिएगा, इसको भी और इसको भी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि ये कैसे निकला। इस बार के मॉडल पेपर में आपको शायद फ्रीक्वेंसी पूछा है, या जो भी टाइम पीरियड पूछे या फ्रीक्वेंसी पूछे, दोनों की हमने बात कर ली, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले एक बार ऐसे ले लीजिए, क्योंकि हम सबको साफ करेंगे तो ये नीचे वाला भी साफ नहीं, रुकिए हटा ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे एक इलेक्ट्रॉन का वेग इतना देकर रखा है, चलिए v इक्वल्स टू कितना देकर रखा है, 2i प्लस 3j। ओके, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू कितना देकर रखा है, 4k, ठीक है। में छोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति के आवर्तकाल t की गणना करें। अभी जस्ट याद होगा, पीछे भी हमने यही निकाला था, t बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी, तो ये 2 पाई m बाई क्यू बी है ना, सेम इसी को लगाना है। तो t बराबर हमारा क्या होता है भैया, 2 पाई m बाई क्यू बी। किसको दौड़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहा है। तो चलिए 2 का 2 इंटू पाई इंटू m की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और Q कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और B की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर B इक्वल्स टू कितना 4, तो ये हमारा 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे 31, जब इसको आप सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, कितनी 8.929 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 सेकेंड। अब सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया ही है, यहां यूज कर लिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा क्या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं कार्यविधि को समझाए, धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या दूसरा क्या है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर तथा चल चुंबक गैल्वेनोमीटर की तुलना करें। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी के बेसिस पे था। क्या होता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की क्या बताती है, उपस्थिति तथा उसकी दिशा बताता है, ठीक है। तो ये कौन बताता है कि धारा है, मतलब उससे करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसकी दिशा क्या है, ये बताता है हमारा, ठीक है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जब किसी कुंडली को प्रबल तथा अस्थायी चुंबक क्षेत्र में लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। पहला नंबर जो क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसा ही कुछ था, दोनों चुंबक है, इसके बीच में एक हमने क्या रखा है, एक आयताकार चालक को रखा है, मतलब आयताकार तार का बना चालक या कुंडली कह सकते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। याद होगा बल युग्म, ये वाला कहानी पहले डिराइव कर चुके हैं, जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने की चेष्टा करता है। वहां भी देखे थे फोर्स लग रहा था, ओके, करता है, यानी यह बल आघूर्ण अनुभव करता है, जिसके कारण क्या होगा, करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये घूमेगा,
आई रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इसमें करंट का फ्लो होगा। तो कह सकते हैं कि हमारा ये सिंपल सा जो पहला वाला था कहानी कि दो चुंबक के बीच में यदि एक आयताकार कुंडली को लेके गए तो उसके ऊपर बल युग्म काम करता था। बल युग्म क्या है ये, और इसके कारण क्या होता है ये घूम जाता है। इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा वो घूमेगा। अब यहां थोड़ा सा समझते हैं, ऐसा कुछ डिजाइन हमारा होता है कि बीच में हमारा कुंडली लगा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है जो इसको बैलेंस करने का काम करता है। मतलब घूमेगा तो उसको वापस भी तो लेके आने वाला कोई चाहिए ना, तो वो काम करता है। हमारा ये चुंबक है नॉर्थ पोल इसका, और ये साउथ पोल है, ये कुंडली है, ओके। और हमारा चलिए ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग से इसको करंट दिया जाएगा। तो कह सकते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में दो अस्थायी चुंबक होता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में एक कुंडली को फ्रेम में लपेट कर लटका दिया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं लटका हुआ है फ्रेम के अंदर, ओके, लटका दिया जाता है। यह कुंडली स्प्रिंग की मदद से लटकाया जाता है। यहाँ नीचे देख रहे हैं स्प्रिंग लगा हुआ है, ओके। यह स्प्रिंग कुंडली तक धारा पहुंचाने का काम करता है तथा नियंत्रक बल युग्म प्रदान करता है। मतलब जो ही वो घूमेगा तो उसको वापस कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, तो स्प्रिंग क्या करता है, जो ही स्प्रिंग को घुमाओगे तो वापस से वो पीछे लेके आता है। तो ये नियंत्रक की तरह काम करता है। चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए वो क्या करना है, आई बराबर कुंडली में प्रवाहित धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र, और ए क्या है कुंडली का क्षेत्रफल। हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, टाउ इक्वल्स टू NIAB बलाघूर्ण के लिए ये फॉर्मूला हम पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यदि कुंडली का तल बी के साथ 90 का कोण बनाती है, कुंडली का जो तल है बी के साथ कितने का, यदि कुंडली ऐसे है और बी कैसे है, ऐसे कुंडली का ये है 90 और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो 90 का कोण बनाती है। तो हम लिख सकते हैं एन, ये हमारा हो गया साइन 90 कितना 1, तो NIAB, इसको इतना लिख सकते हैं। अब विक्षेपण टॉर्क किसके कारण, ये घूमा किसके कारण, इसके कारण घूमा। अब इसको नियंत्रण कौन करेगा, स्प्रिंग करेगा। तो स्प्रिंग क्या लगाएगा, नियंत्रक टॉर्क जिसको बोलते हैं के थीटा, और के क्या हमारा होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट आप दोनों उसी समय ना जाके रुकेगा जब दोनों बराबर होगा। तो कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में नियंत्रक टॉर्क जो होगा विक्षेपण टॉर्क के बराबर, मतलब के थीटा NIAB के बराबर होगा। अब यहां से I बराबर लिखा जा सकता है, इस सबको इस साइड ले आइए तो I बराबर क्या हो जाएगा, के फाई थीटा बोल दिए सॉरी, के फाई डिवाइडेड बाय NAB इतना। और ये चूंकि KNAB ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट है, तो सबको क्या बोल दिए, एक कांस्टेंट बोल दिए जिसको G। अब ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल साइन लगाया जा सकता है। अभी जस्ट पीछे भी लिखे थे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा विक्षेपण वो शो करेगा, मतलब कांटा उतना ज्यादा दिखाएगा। अब धारा सुग्राहिता क्या होती है, ये हमारा फाई डिवाइडेड बाई जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर। तो अब आई फाई की वैल्यू कितनी यहां से फाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, फाई इक्वल्स टू NIAB डिवाइडेड बाई के, और आई का आई कहाँ गया, यहाँ है, ये आई से ये आई साफ, और ये बच गया हमारा इतना। ये किसके लिए हो गया, धारा सुग्राहिता के लिए। उसी तरह यदि हमसे पूछता विभव सुग्राहिता या विभवांतर सुग्राहिता, तो फाई विक्षेपण बटे क्या चीज, वोल्टेज विभवांतर या विभव। तो V इक्वल्स हम लोग जानते हैं I इंटू R, जानते हैं I बराबर हमको ऑलरेडी पता है यहाँ से इतना, तो सबकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या आएगा, फाई की वैल्यू, चलो फाई की वैल्यू डालते हैं, फाई इक्वल्स टू डाल सकते हैं कितना NIAB डिवाइडेड बाई के, और नीचे हमारा क्या बच गया IR, तो ये I से ये I कट गया, बच क्या NAB KR। ये सब क्या है, N हमारा क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडलियों की संख्या, A क्या है हमारा, A हमारा क्षेत्रफल है ना, A हमारा क्षेत्रफल है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, K क्या है कांस्टेंट है नियतांक है, और R क्या होता है रेसिस्टेंस प्रतिरोध। तो ये आपको दोनों का पूछा कितने का था, धारा सुग्राहिता पूछा था, दोनों पूछा था। धारा सुग्राहिता ही सिर्फ आपसे पूछा गया है, और हमने आपको धारा सुग्राहिता तो यहीं पे कहानी खत्म, हमने विभव सुग्राहिता भी आपको लिखा दिया। दोनों ही ध्यान में रखेंगे, हो सकता है एक बार ये पूछा तो कभी ये पूछ ले, और खासकर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है।
चलिए अब दोनों में अंतर याद ही करना है, इसमें कुछ स्पेशल वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्या है, शक्तिशाली चुंबक के प्रयोग के कारण बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे इसका मापन क्या होता है, सटीक होता है, मतलब एक्यूरेट होता है। जबकि चूंकि इसमें नियंत्रक क्षेत्र पृथ्वी का क्षेत्र है जिसका मान बहुत कम होता है, अतः बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, जिससे विक्षेपण पर प्रभाव पड़ता है। मतलब इसके आजू बाजू में कोई दूसरा चुंबक लेके जाओगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी इसकी। इसमें क्या मापन के लिए इसको किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, जबकि इसको क्या रखना है, क्योंकि इसमें नियंत्रक क्षेत्र पृथ्वी होता है, इसलिए इसे यामोत्तर में लाना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये याद करना है, इसमें क्या समझना है। नेक्स्ट, इसमें 10⁻⁹ एम्पियर तक की धारा आसानी से मापी जा सकती है, जबकि इसमें कितना है 10⁻⁵ एम्पियर तक की धारा मापी जाती है। मतलब ये ज्यादा बहुत कम भी धारा रहेगी तो भी ये माप के बता देगा, जबकि ये नहीं बता पाएगा। तो 3 पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, अब समझने का टाइम भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका ये टॉपिक में इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि हम नहीं कहते कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ 2-3 क्लास में होना था वो आप 2-3 क्लास इतना ही यदि आप करने जाओगे तो कम से कम 10 क्लास खींच देगा। तो और आराम से आप सामने टू सामने बैठ के पढ़ोगे उसका मजा, और ये वीडियो के अंदर वो फीलिंग नहीं आने वाली है कि आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर से कोशिश करें समझाने का। तो यदि समझ में कुछ दिक्कत होता है तो दोबारा देखिए वीडियो को और कोशिश कीजिए, अपने पीछे एक कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, सब समझ में आएगा। थैंक यू।